नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। बहुत जल्द रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हैं तो दिल में धक धक तो हो रही होगी। हमारी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने मेहनत करी है तो प्रभु करे आपकी मेहनत सफल हो, आपको परिणाम मिले, ग्रुप डी की जॉब मिले। लेकिन एग्जाम के जो आखिरी दिन है इनमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है बच्चे के लिए कि बढ़िया सवालों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो हमने अपने चैनल सिलेक्शन वे पर रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए एग्जाम पेपर 25-25 बेस्ट सवालों का मेरे भाई एग्जाम पेपर प्रैक्टिस सेट करवाने का वादा लिया है, जो मैं करवाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, और ऐसी क्वालिटी, इतना बेहतरीन कंपाइलेशन, उनका सॉल्यूशन इतना जबरदस्त आपको कहीं दूसरा मिलेगा नहीं। तो ये आपको लगाने ही है सभी बच्चों को। ठीक है भाई। दूसरी बात, बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ के साथ साथ साइंस भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए। तो अब हमारी एक टीम है। तो मैं मेरे प्यार भी, सबसे पहले तो हमने अपने प्यारे हरीश सर से बोल के सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर देखिए उनकी क्लास लगवा दी। लाइव क्लास साइंस के उन्होंने करवाए हैं टॉप 100 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के टॉप 50 भी लगवाएंगे। 12 घंटे की मैराथन लेने वाले हैं सर। साइंस का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा एक क्लास में, ये 26 तारीख को। तो आप इस चैनल से जुड़ के रहें और हम जो है रीजनिंग के भी 25-25 सवालों के प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे अपने सर से बोल के। ठीक है मेरे भाई, ये 1-2 दिन में मैं शुरू करवा दूंगा और ये रेलवे ग्रुप डी के पेपर तक चलता रहेगा प्यारे दोस्त। ठीक है, जीएस के भी आपको 20-20 सवाल के जो है सेट हम करवाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस जुड़ के रहिए। और जैसे हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं कंटेंट को, कोई बेवजह की बात तो नहीं करते, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं करते मेरे भाई, ऐसे ही होगा। ठीक है, और बहुत फायदा होगा मेरे दोस्त। यहां से जबरदस्ती नहीं, हम खुद कंटेंट टीचर लोग मिलकर तैयार करेंगे प्रैक्टिस सेट और आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है जी, तो आप सारी परेशानी खत्म। रीजनिंग पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, जीएस पढ़ना हो, सब कुछ इसी चैनल पे होगा। रेलवे का फ्री में प्रैक्टिस, रेलवे की फ्री वाली प्रैक्टिस इस चैनल पे जुड़ जाइए। 2 मिलियन होने वाले हैं। ठीक है बच्चे, आ जाओ। और सबसे अच्छी बात कि एप्लीकेशन पर रेलवे ग्रुप डी के हमने प्रीवियसर के मॉक टेस्ट डाल ही रखे हैं। अब जिन बच्चों का पेपर तो 2 महीने चलेगा अभी, तो 2 महीने में ये जितने भी प्रीवियसर के सेट है सब लगाओ रेलवे ग्रुप डी के, सब ये अपलोडेड है ऑलरेडी पूरा पूरा। आ जाइए, शुरू करते हैं बच्चों पहले सवाल से मेरे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 1। बताओ, यदि 3 संख्याएं 3, 2, 13 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 4758 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यही सवाल है। मैंने मान लिया कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है बच्चों, एच है। तो आपको एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बताइए कि भाई साहब इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, तो आपको रेशियो दिया है 3, 2, 13, तो आप इस पहले रेशियोस का एलसीएम ले लो। 3 दूनी 6 गुणा 13 78, तो एलसीएम आ गया 78। अब एलसीएम के अंदर एचसीएफ भी आएगा, यानी कि 78H। ये संख्याओं का एलसीएम आ गया। इसी की वैल्यू दी है सवाल में 4758। ठीक है बच्चों, तो यहां से एचसीएफ क्या आ गया भैया संख्याओं का। 78 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 6 बार। 420 48 468 बता 7, 78 एकम 78 यानी कि 60। क्लियर है बच्चों, आ जाइए अगला सवाल। सवाल नंबर 2, ये लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया है। तो भाई जब ये ग्रेजुएट लेवल में आ गया तो आपके पेपर में आने से कौन रोक रहा है इसे। और एक कई बार आया है, बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा इस सवाल का एक लाइन में निपटाने का। बड़ा सवाल लगता है बच्चों को। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 16 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है। पूरे लेन देन पर व्यापारी को 36% का लाभ होता है। मान लीजिए ग्राहक 16 वस्तुओं के लिए पेमेंट करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि मार्कअप परसेंटेज पूछा है इनडायरेक्टली। ठीक है, देखिए सबसे पहले व्यापारी सामान खरीदता है वस्तु, ये हो गया क्रय मूल्य, फिर उसका अपनी मर्जी से मार्क प्राइस अंकित मूल्य फिक्स करता है, ये हो गया मार्कअप। सीपी खरीद के मार्क प्राइस फिक्स कर दिया, फिर मार्क प्राइस पे क्या करता है व्यापारी, डिस्काउंट देता है। पहले की छूट कितनी दी है, 15%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3 बटा, भाई 3/20 छूट देगा तो 20 पे 3 का डिस्काउंट है, 20 का सामान कितने में बिकेगा, 17 में, मल्टीप्लाई। हर 16 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री देता है, यानी कि टोटल कितनी वस्तु दी कस्टमर को, 16 2 18, उसमें से 16 का ही पैसा लिया है, 2 फ्री है, यानी कि कितना डिस्काउंट हो गया, ये 1/9 डिस्काउंट है। 9 पे 1 का डिस्काउंट है तो 9 का सामान कितने में बिका, 8 में।
तो मार्कअप और डिस्काउंट की सीधी सीधी गुणा किसके बराबर? लाभ प्रतिशत के बराबर। प्रॉफिट कितना हुआ? 36%। देखो 4% 1/25, ये 4% का 9 गुना है तो 9/25, तो 25 पे 9 का प्रॉफिट हुआ। तो अल्टीमेटली 25 का सामान बिका कितने में? 34 में। 25 में 9 जोड़ दीजिए। कॉन्सेप्ट है मार्कअप परसेंटेज और छूट प्रतिशत की सीधी सीधी गुणा लाभ प्रतिशत के बराबर करनी है आपको, ठीक है। तो बताइए 17 दूनी 34 और ये 2 चौक 8, 4 से 20 चला गया आपका 5 बार, और 5 से आपका 25 भी कट गया 5 बार। सिंपल कटिंग है। तो एमपी बटे सीपी कितना आ गया मेरे भाई? बताइए 9 पर चला जाएगा, ये 9/5। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस कितना है? 9। तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना ज्यादा हुआ? 4। 4/5, 1/5 20%, 4/5। तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 80% ज्यादा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्त, आ जाइए अगला सवाल। ये एनटीपीसी 12th लेवल का, मैंने रेलवे के जो भी पेपर टीचर्स ने अभी लेटेस्ट करा है उसी के सवाल लिए हैं। एबीसी की प्रेजेंट एज का योग 165 साल है। अब से 22 साल पहले उनकी एज का रेशियो 3:6 था। तो पूछा है सी की प्रेजेंट एज सालों में कितनी है। देखिए प्रेजेंट से 22 साल पहले 3 लोग एबीसी हैं, उनकी एज का रेशियो कितना था? 3:6। तो जब प्रेजेंट से 22 साल पहले एज का रेशियो दिया हुआ है तो आप ये पता लगाओ कि 22 साल पहले तीनों की टोटल एज क्या थी। प्रेजेंट में तीनों की टोटल एज कितनी? 165 साल। तो अगर मैं 22 साल पहले जाऊंगा तो ए की भी 22 साल कम होगी, बी की भी -22 होगी, सी की भी 22 साल कम होगी, तो तीनों की टोटल एज 66 साल कम हो जाएगी। 165 में से 66 घटाएंगे कितना आएगा? 99 साल। यानी कि प्रेजेंट से 22 साल पहले तीनों की टोटल एज कितनी थी? 99 साल। जबकि तीनों की टोटल एज कितनी बनेगी एबीसी की? 3 और 2 5 और 6 11 यूनिट। तो 11 की वैल्यू 99 साल है। कितने गुना? 9 गुना। अगर ये 9 गुना है तो सी की एज भी क्या होगी बेटा? 6 का 54 साल। ये आंसर नहीं आया। ये प्रेजेंट से 22 साल पहले सी की एज है 54। तो प्रेजेंट में कितनी होगी भाई? 22 इसमें जोड़ना पड़ेगा। 54 + 22 76 ईयर। ऑप्शन नंबर बी। चतुर्भुज क्यू आर एस टी में क्यू 52 डिग्री, आर 44 डिग्री, एंगल एस और एंगल टी के समद्वि भाजक ई पर मिलते हैं। तो आपसे पूछा कोण टीईएस की माप कितनी है? बताइए बच्चों। देखो एडवांस मैथ के भी 7-8 सवाल आपके पेपर में आएंगे, इनको इग्नोर नहीं करना। और वो गिने चुने ही सवाल है जो मैं आपको करा रहा हूं। हालांकि इस सवाल में चित्र की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको लेकिन कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है, फायदा होगा आपको। मान लो कि जैसे चतुर्भुज है, ठीक है, क्या नाम है इसका? क्यू आर एस टी। ये एक चतुर्भुज है क्यू आर एस टी। इसमें एंगल एस और टी के बाइसेक्टर खींचिए। टी का बाइसेक्टर है ये, एस का समद्वि भाजक है। कहां पर मिलते हैं? पॉइंट ई पर मिलते हैं। तो ये एंगल बन गया टीईएस। आपसे इसी की वैल्यू पूछी है। सवाल में क्या दिया है? एंगल क्यों 52 डिग्री का, आर कितना दिया है? 44 डिग्री का। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? देखो ध्यान कैसे रखना है कि एस और टी लगातार एंगल है। अगर किसी चतुर्भुज में किन्हीं भी दो लगातार एंगल के, ऐसा नहीं कि इनके इनके आमने सामने के, नहीं, लगातार ही एंगल होने चाहिए, किन्हीं भी दो लगातार एंगल के समद्वि भाजक खींचे जाएं तो जहां मिलेंगे मेरे प्यारे भी, इस एंगल की जो वैल्यू होगी एंगल टी एस की, बाकी जो दो कोण बचे, मैंने एस और टी का बाइसेक्टर खींचा है लगातार एंगल, बाकी दो कोण बचे क्यू और आर, 52 डिग्री और 44 डिग्री, इनका एवरेज होगी। यानी कि इनको जोड़ के आपको आधा करना है। तो 52 + 44 96 का आधा कितना आ गया? 48 डिग्री। बताओ कोई समस्या इसमें? आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 5। बताइए बच्चों, ये सवाल तो रेलवे के एग्जामिनर ने कलेजे से लगा के रखा है, ठीक है जी। ना जाने कितनी बार ये सवाल आया है सेम टू सेम, और बच्चे नहीं कर पाते पूरी कैलकुलेशन के चक्कर में। कंचन ने एक दुकान से 1130 रुपए प्रति किताब में 52 किताबें खरीदी, दूसरी दुकान से 920 रुपए पर बुक में 47 बुक्स खरीदी। प्रति किताब के लिए उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य रुपए में क्या है? ये आंसर दे रखे हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनेगा। कंचन गई भाई दो दुकानों में, पहली दुकान से उसने कितनी किताब खरीदी? 52 बुक्स, 52 किताब खरीदी।
और हर बुक का प्राइस कितना है? 1130 रुपए पर बुक। ठीक है भैया। पर कंचन दूसरी दुकान में गए, उससे कितनी किताब खरीदी और उस एवरेज प्राइस कितना है? 920 रुपए पर बुक। यही बात है, बोलो कोई समस्या? तो आपसे पूछा इन सारी बुक्स का मिलाकर एवरेज प्राइस पर बुक कितना है, ये तो पूछा है, एवरेज प्राइस पर बुक। तो भैया एवरेज प्राइस पर बुक निकालना है तो यहां या तो आप क्या करो, सारी बुक का पहले टोटल प्राइस निकालो और टोटल बुक्स की संख्या से डिवाइड कर दो, ये तो सिंपल जिंदगी हो गई। या फिर बेस्ट तरीका क्या है? डेविएशन। भाई जो बुक्स खरीदी हैं एवरेज प्राइस कैसे निकाला जाता है? टोटल कॉस्ट बटे नंबर ऑफ बुक्स। तो बुक्स की संख्या क्या क्या ले लो आप, रेशियो 52 और 47। ये 1130 रुपए पर बुक है, 920 रुपए पर बुक है। तो 1130 को ब्रेक करके बताइए बच्चों क्या लिख सकते हैं? 920 प्लस 1130 है ना, 80 प्लस 130 210, ये आ गया। यानी कि जो पहली दुकान से किताब खरीदी है उनका प्राइस भी 920 रुपए पर बुक है, जो दूसरी दुकान से खरीदी है उनका प्राइस भी 920 रुपए पर बुक है। तो सभी बुक्स का प्राइस 920 रुपए पर बुक तो है ही, लेकिन पहली किताब से जो 52 किताब खरीदी हैं उनका 210 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है। 52 बुक्स का प्राइस 210 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है भाई। तो केक कटेगा तो सब में बटेगा, इस सब में डिवाइड हो जाएगा। तो सारी बुक्स कितनी? 52 प्लस 47 यानी कि कितना? 91 में डिवाइड कर दे। ये आगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और ये 3 से कट जाएगा भैया 70 बार और 33 बार, क्योंकि 11 या 33 आगे तो कटेगा नहीं है ना। यानी कि सवाल के जो आंसर हैं अप्रोक्स में है। अगर आप यहां यूनिट डिजिट या डिजिटल सम जैसा कारनामा करते तो सवाल गलत होता कि आंसर एग्जैक्ट है ही नहीं, अप्रोक्स में है। इसलिए यही मेथड आपको लगाना है, ठीक है ना बच्चों। या आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते थे। तो 52 गुणा 70 कितना आएगा? 3500 और 140 यानी कि 3600। 3640 को किससे भाग करना है? 33 से। तो 33 एकम 33, 3 4 हो गया, 33 एकम 33 और ये 0 यानी कि लगभग 110 जाएगा। तो कितना आएगा? 920 प्लस 110। तो अप्रोक्स कितना आ गया? 1030 के करीब आ गया। ऑप्शन नंबर, बताओ कोई समस्या? बेहतरीन सवाल। आगे आइए, सवाल नंबर 6 अलजेब्रा का क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ऐसे ही सवाल आएंगे, एडवांस मैथ के हल्के आएंगे सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 66 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की पॉजिटिव वैल्यू बताओ। अगर आपको एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालना है तो सबसे पहले आपको x माइनस 1/x पता करना होगा बच्चों, तभी तो निकलेगा फॉर्मूला लगा के ये। लेकिन सवाल में दिया नहीं है। सवाल में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 66। आपको पावर 2 से पावर 1 में आना है, ये बात। प्लस से माइनस में कैसे आओगे? 2 घटा के रूट लोगे है भैया। अगर प्लस से प्लस में आना होता 2 जोड़ के रूट लेते, पावर 2 से 1 में। प्लस से माइनस में आना, 2 घटा के रूट लेंगे। 66 माइनस 2 64 का अंडर रूट 8। तो अगर फॉर्मूला याद है x माइनस 1/x k है, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ क्या आएगा मेरे भाई? k³ प्लस 3k। यानी कि 8 का क्यूब 512 प्लस 24 यानी कि 536 इस सवाल का आंसर है। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हुआ जी। आगे आ जाते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 7। देखो, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, करोगे जी? बताओ। 3 आदमी XYZ ने 13, 20, 15 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक बिजनेस शुरू किया। 7 महीने के बाद Y ने 33% हिस्सा वापस ले लिया। Z ने साल पूरा होने से 5 महीने पहले 24% हिस्सा वापस ले लिया। साल के एंड में कुल प्रॉफिट है 16,100 रुपए। तो इस प्रॉफिट में Z का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट कैसे बांटा जाता है? इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में। जबरदस्त सवाल है, ठीक है भाई। देखिए 3 लोग हैं XYZ, इन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया 13, 20, 15 के अनुपात में, ऐसी बात है। लेकिन 7 महीने बाद Y ने 33% वापस ले लिया। 33% की फ्रैक्शन वैल्यू 33/100। Z ने साल पूरा होने से 5 महीने पहले 24% हिस्सा निकाला। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/100
25 4%, 1/25 24%, 6/25। अब जैसे यहां पे 20 का अगर मैं 33% करूंगा दशमलव में जाएगा ना। एक काम करते हैं भाई, यहां पे क्या बना लेते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है 33/100 करना है, 33% निकालना है 20 का। तो क्या करेंगे, इसको पूरा 5 से गुणा, जिससे कि 20 पंजे 100 हो जाए। भाई 100 का 33% निकालना आसान है। जेड का देखो ये आ जाएगा 15 पंजे 75, 75 का 6/25 भी निकल जाएगा आसानी से। तो मेरी कैलकुलेशन इजी होगी ना। तो आपको पहले कैलकुलेशन इजी करनी है। इस रेशियो को मैंने 5 से गुणा कर लिया। देखो एक्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया 13 पंजे, वाई ने कितना इन्वेस्ट किया 20 पंजे 100, जेड ने कितना इन्वेस्ट किया 5 की 15 में गुणा 75। देखो वाई और जेड पैसा निकालना, एक्स तो कुछ नहीं निकालना, यानी कि एक्स ने 65 रुपए इन्वेस्ट किया पूरे 12 महीने के लिए, पूरे 1 साल के लिए, क्योंकि यहां पे साल भर की कहानी दी है। 7 महीने के बाद वाई ने 33% निकाले, यानी कि वाई ने 100 इन्वेस्ट किया 7 महीनों तक, फिर 100 में से 33% 33 निकाल लिया, तो बचा कितना 67, यानी कि वाई ने 67 इन्वेस्ट किया फिर कितने महीनों के लिए 5 महीनों के लिए, क्योंकि 7 5 12 महीने हो गया। जेड पे आ जाते हैं। जेड ने साल पूरा होने से 5 महीने पहले 24% निकाला, ये साल है, 5 महीने पहले पैसा निकाला है उसने, यानी कि 7 महीने तक नहीं निकाला है ना। यानी कि जेड ने 75 इन्वेस्ट किया है 7 महीनों तक। जैसे 7 महीने बीत गए 5 महीने बचे, कितना निकाल लिया 24%। अब 75 का 24% यानी कि 6/25 कितना होता है 25 या 75 18, 75 में से 18 निकाल लिया, तो बचा कितना मेरे भाई 50। ये 57 इन्वेस्ट किया कितने महीनों के लिए 5 महीनों के लिए। समझ में आया। तो यानी कि एक्स वाई जेड के बीच जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बांटा जाएगा बच्चों, इस रेशियो में। आ गई अब बात समझ में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि नहीं सचिन। ठीक है बालको, अब देखो किससे कट रहा है, ये कटेगा भी वरना ये तो काफी लंबी कैलकुलेशन है ना। 5 से देखो, 5 से काट लेते हैं 65 13 बार, 5 से काटेंगे 100 20 बार, 5 से 5, 5 से 75 15, 5 से 5, यही हो गया। तो क्या आएगा 13 गुणा 12, अब तो कुछ नहीं दिख रहा कटने वाला है, 156 रेशियो, ये कितना आ गया 20 सत्ते 140 और 67 कितना आ गया 207, और ये कितना आ गया भाई 207 रेशियो, ये कितना आ गया 15 सत्ते 105 प्लस 57 यानी कि 162, ये आ गया। हाँ हाँ कट रहा है क्या किसी से, 5 और 1 6 6 12, ये 3 से कट रहा है भाई, 3 से कट रहा, काट लें, काट लेते हैं चलो कोई दिक्कत नहीं। ये 52 हो गया, 3 से काटेंगे मेरे भाई ये 69, और 3 से काटेंगे 54, आगे नहीं कटेगा, यानी कि पैसा इस रेशियो बांटा जाएगा। जेड का शेयर कितना आएगा, जेड का शेयर आएगा 54 यूनिट आउट ऑफ टोटल, ये जेड का शेयर आ गया। टोटल कितना हुआ मेरे भाई 54, यानी कि 9 का मल्टीपल आना चाहिए। टोटल कितना हुआ 52 प्लस 54 कितना आ गया भाई 106, 106 में 69 अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा 175, यानी कि टोटल 175 में जेड का शेयर कितना है 54, कितने रुपए में से 16,100 रुपए में से। देखो आपको लगे सर इतना टफ थोड़ना आएगा, जब ये एनटीपीसी में आ सकता है तो ग्रुप डी में आने से इसको कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई। कोई फर्क नहीं है रेलवे के पेपर में, चाहे कोई भी पेपर हो रहा हो किसी भी जॉब के लिए। ठीक है दोस्त, तो ये तो कट ही जाएगा, 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175 और 7 से 161, 23 बार 23 सत्ते 161 होता है, ये आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, 4 तिया 12 2 चौक 8, यानी कि क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों एंड में 8 आएगा, तो ये आंसर नहीं है। क्लियर है, 4 का मल्टीपल आएगा 23 का 54 में 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल आएगा 8 8 8 16, नहीं 24 4 28, 9 का मल्टीपल नहीं है ये, 9 4 6 10 8 8, ये 9 का मल्टीपल है, तो आंसर क्या आएगा 4968। जबरदस्त सवाल है मेरे भाई, मैंने आपको तसल्ली से समझाया। सवाल नंबर 8 बताओ, if the median of data is 46.36 less than its mode, माध्यिका बहुलक से 46.36 कम है,
तो पूछा है उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके बताना है। मूलानुपाती सूत्र जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है भाई सचिन, याद है तुम्हें? मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन, थोड़ा लिख देता हूं, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये है मूलानुपाती सूत्र। इस पर डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, कोई आपको दो वैल्यू दे देगा और तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। बोला है किसी डेटा का माध्यिका उसके बहुलक से 46.36 कम है, मीडियन मोड से 46.36 कम है। ठीक है जी, तो मीडियन मोड से कम है तो कैसे आएगा? मीडियन मोड से कितना कम है? 46.36। तो दोनों तरफ से मीडियन घटा देते हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड से भी मीडियन घटा दूं और राइट साइड से भी मीडियन घटा दूं तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहां भी मीडियन घटाओगे तो 3 मीडियन में से एक मीडियन घट के क्या रह जाएगा? 2 मीडियन। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ से एक मीडियन घटा दी। यही हुआ सचिन। अब आप ये बताओ, सवाल में ये दिया है किसी डेटा की मीडियन उसके मोड यानी कि बहुलक से कितना कम है? 46.36। ये तो दिया है इसलिए मैंने घटाया। मीडियन मोड से 46.36 कम है, बराबर क्या आ जाएगा भैया? 2 कॉमन, मीडियन माइनस मीन। देखो सवाल में यही पूछा होगा, ये एक स्पेशल पैटर्न है, सवाल में ही पूछा होगा। 2 से कट गया कितनी बार? 23.18, 23.18। ये तो पूछा है। तो उस डेटा की मीडियन उसके मोड से कितना अधिक है? तो उस डेटा की मीडियन किससे? मीन से, सॉरी, मीडियन मीन से कितना ज्यादा है? 23.18 ज्यादा है। समझ में आ गया? बिल्कुल शानदार सवाल है, डायरेक्ट ट्रिक भी है कि आपको इसका आधा कर देना है इस सवाल के लिए। चलो आगे चलेंगे। रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल 2025 का सवाल है, बनाइए। सवाल नंबर 9, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आपको जस्ट सॉल्व करना है। देखो आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, पर ये तो मुझे भाई सीधे सीधे फॉर्मूले दिख रहे हैं भाई। जब सीधे सीधे फॉर्मूले दिख रहे हो तो वैल्यू पुटिंग की बेवजह कोई जरूरत है नहीं। ये क्या है? सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ गया बच्चे? सेक थीटा। ऊपर क्या आएगा? सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा चिन्ह टेन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं? इंटू यहां देखो ये क्या है? कोसेक इंटू कोसेक। भाई नीचे तो कोसेक थीटा ही, मैं एलसीएम लूंगा तो कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ गया? कॉट स्क्वायर थीटा। इंटू ये बताइए ये क्या है? साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। तो साइन थीटा एलसीएम तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। देखो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो आता कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो क्या आएगा? माइनस का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है लेकिन ये माइनस तो आएगा ही आएगा। तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। ठीक है, ये कट गया भाई। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा 1, टेन कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं 1। ये 1 बटे सेक क्या आ गया? कॉस की माइनस कॉस स्क्वायर में गुणा होगी तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस क्यूब थीटा। ऑप्शन नंबर है यहां पे 4। मजा आ रहा है भाई? अगर आपको मजा आ रहा है हमारे साथ ऐसे शानदार प्रैक्टिस सेट लगाने में तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी करना, ठीक है ना? पढ़ने के लिए आपको ही नहीं हमें भी पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए। सवाल नंबर 10, एन अमाउंट ऑफ 50,000 इज इन्वेस्टेड एट एन L1 इंटरेस्ट ऑफ 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। भाई 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए करते हैं 4% ब्याज की दर पर, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। पूछा 2 साल बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि 2 साल बाद क्या पूछा आपसे? अमाउंट। अमाउंट आपको पूछा है, प्रिंसिपल पता है तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दो। आपको क्या निकालना है? केवल कंपाउंड इंटरेस्ट। समय कितना है? 2 साल यानी कि 24 महीने। 2 साल 24 महीने होता, आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो इसका मतलब 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी सचिन, है भाई। 6 महीना 6 महीना 6 महीना, हर 6 महीने में आप
कंपाउंडिंग करोगे, हर 6 महीने में ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाओगे। ब्याज की दर 1 साल में कितनी है? 4%। तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2%, 2%, 2%, 2% का सक्सेसिव मिलेगा। तो 4 साइकिल बन गई। बेस्ट तरीका क्या है? 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है बच्चों? 4 6 4 1, 4 6 4 1। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है बच्चों 50,000 रुपए। हर 6 महीने में कितना ब्याज है? 2%। तो आप इसका 2% करते जाओ। बोलो 50,000 का 2% कितना आ जाएगा? 1000। 5 दूनी 10 होता है ना। 1000 का 2% कितना आ जाएगा? 20। बोलो 20 का 2% कितना आ जाएगा? पॉइंट। 20 का 2%, 20 दूनी 40/100, 40/100 यानी कि 0.4। 0.4 आ गया। 0.4 का 2% है ना, बहुत छोटा है, क्या इज्जत इसकी छोड़ो, इग्नोर करो। समझ में है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा मेरे भाई? इन सब की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ देना है, ठीक है ना? तो 4000 प्लस 100 और ये 1 पॉइंट, तो 4120 1.6, तो 4121.6 हो गया। यानी कि इतना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा लगभग। तो आपसे क्या पूछा है? अमाउंट। 50,000 रुपए पर ये आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 50,000 में जोड़ेंगे तो 54,121 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चे, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन जैसे पेपर में सवाल आए तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल का आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 1,000 रुपए का फर्क है कि नहीं? आप बताओ प्रिंसिपल 50,000 है, आपको 2% का 4 बार सक्सेसिव करना है, तो 2 चौका 8, यानी कि 8% से हल्का सा ज्यादा मिल जाएगा ब्याज। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो 50,000 का 8% क्या होता है? 4,000। यानी कि 4,000 से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहां कितना ब्याज मिला है? 2,000। ये पूरा 5,000 हो गया, 3,000 ही रह गए, 4,000 से हल्का से ज्यादा ब्याज यही मिल रहा है। ये आंसर हो सकता है। ठीक है ना दोस्त, ऐसे करना है। 11वां सवाल, 411 और 424 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। देख रहे हो, सवाल यह है कि 411 और 424 के बीच जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो गिन के बता दो आप, और ये दोनों भी इंक्लूड करने हैं। ठीक है भाई? तो सबसे पहले आपका आ गया 411। 411 क्या प्राइम नंबर है? 4 1 5 1 6 3 से कट गया। प्राइम नंबर क्या है? जो एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे, प्राइम नहीं है। 400, ये आपको काउंट ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। प्राइम नंबर याद थोड़ा ना, कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा प्राइम नंबर्स का। 412 2 से कट जाएगा। 413 ये भी नहीं है, ये 420 -7 है। 420 -7 यानी कि 7 से कट जाएगा, ये प्राइम नहीं है। 414 2 से कट जाएगा, प्राइम नहीं। 415 5 से कट जाएगा। 416 फिर आपका 416 भी प्राइम नहीं है। फिर उसके बाद आएगा 417 हो सकता है। 4 1 5 7 12 ये भी 3 से कट गया, प्राइम नहीं है। 418 2 से कट गया, प्राइम नहीं है। 419 4 1 5 9 14 ये प्राइम हो सकता है। 420 इवन नंबर है, नहीं होगा। 421 4 2 6 1 ये प्राइम नंबर हो सकता है। 421 सड़ा हुआ नंबर दिख रहा है ना। उसके बाद 422 प्राइम नंबर नहीं है, इवन है। 423 हो सकता है। 4 2 6 3 9 ये तो 9 से कट जाएगा, यानी कि बचा फिर 424 जो इवन नंबर है। यानी कि मेरे प्यार भी चांस है कि इन दोनों में से ही, ये दोनों में से ही कोई प्राइम होगा। और भैया और यहां पे एक तो ऑप्शन ही नहीं है, मिनिमम 2 ही ऑप्शन है, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये दोनों ही प्राइम नंबर होंगे, है कि नहीं? अब जैसे चेक भी करना है 419 प्राइम है कि नहीं, तो 419 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है? 19 का। क्या नंबर 19 से कटता है? नहीं। 19 से छोटा प्राइम नंबर देखो, 17 से कटता है। 17 दूनी 34 नहीं। क्या 13 से कट रहा है? 13 ते 39 नहीं। यानी कि किसी से भी नहीं कट रहा, तो प्राइम है। समझ में आया ना? चलो, गजब सवाल है ना। 12वां,
आपको समीकरण दिया है, इस समीकरण के लिए k का मान इस प्रकार निर्धारित करें कि समीकरण के मूल समान है। ये क्या है बच्चों? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। k की वैल्यू बताइए जिससे कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल हों। क्या होगा भैया? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a, x का b और एक कांस्टेंट c। अगर किसी द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर 0 होगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर 16। नहीं है, मैं पूरा लिख देता हूं, -4 का स्क्वायर 16 बराबर 4। a की जगह कितना है 7, c की जगह कितना है k। ये आ जाएगा तो 16 से 4 कट जाएगा, 4 बार 4/7 आ जाएगी k की वैल्यू। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है भैया? पहला ऑप्शन। आसान सवाल है, बताइए। सवाल नंबर 13। अच्छा टेस्ट बनाया आज का, है ना? 25 में से आप 18 सवाल भी कर लो तो भी आपकी तैयारी ठीक मानी जाएगी। बताइए, एक पिता और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 साल ज्यादा है। 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 साल कम होगा। पिता और पुत्र की प्रेजेंट एज के बीच डिफरेंस कितना है? ये कोई रेशियो वाला सवाल नहीं है। यहां क्या है, दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करने और ऐसे सवाल आते हैं। मान लो ये रेलवे का ही प्रीवियस सर, मैं अपनी मर्जी से नहीं करा रहा ये सवाल बना के। मान लो जैसे फादर की प्रेजेंट एज है f, सन की एज है s, क्या बताना है? इनका डिफरेंस। एक एक लाइन देखो, एक फादर और उसकी सन की प्रेजेंट एज का सम क्या है? सन की प्रेजेंट एज के 4 गुने से 18 साल ज्यादा है, ये बोला है। यहां से इधर आएगा फादर -3s, कितना आ गया 18। फादर -3s 18 आ गया ना? बोलो कोई समस्या नहीं। आगे बोला 5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना। 5 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? f+, 5 साल बाद फादर की आयु f+5 हो जाएगी, ठीक है ना? इसका 4 गुना किसके बराबर है? पुत्र की आयु के 14 गुने से 18 साल ज्यादा है, तो पुत्र की आयु भी 5 साल बाद s+5 हो जाएगी। 5 साल बाद सन की आयु भी s+5 हो जाएगी। इसके 14 गुने से कितना ज्यादा है? 8 वर्ष कम है, ये बोला। जैसे जैसे बोला सवाल में वैसे वैसे कर दिया। 5 साल बाद फादर की एज उसका 4 गुना किया, किसके बराबर है? सन की एज 5 साल बाद s+5, उसके 14 गुने से 8 साल कम है। यहां से क्या आ जाएगा? ये बस हम वेरिएबल देखते हैं, 4f और इधर लाते हैं माइनस का 14s। ठीक है बच्चे, ये 14 पंजे 4 पंजे, तो जब उधर जाएगा तो 70 में से 20 घटाएंगे 50, और 50 - 8 42। ये आ गया। अब 2 से काट लेते हैं, 2f - 7s बराबर 21। 2f - 7s बराबर 21, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है ना? यहां से निकालना है फादर और सन का डिफरेंस। तो f - 3s कितना है? 18। तो या तो f सेम करो या s, यहां किससे गुणा कर लूं? इजी किससे रहेगा? 2 से गुणा। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर लूं तो क्या आ जाएगा? 2f - 6s बराबर 2 से गुणा कर लूं 36। बोलो बच्चों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को घटा देता हूं, क्या करता हूं? घटा देता हूं, तो ये तो कट जाएगा। ये क्या आएगा? s कितना आ जाएगा? घटाएगा -s आएगा ना। ये 21 और 36 15, यानी कि सन की एज कितनी आ गई? 15। इनका डिफरेंस क्या आएगा? s इनका डिफरेंस क्या आएगा? 15। तो सन की प्रेजेंट एज 15 आ गई। पूछा है फादर सन की प्रेजेंट एज का अंतर, तो भाई यानी कि आपसे फादर -s पूछा है, यही तो पूछा है। फादर -3s है, तो अगर मैं इसमें 2s जोड़ दूं आ जाएगा? बोलो, है कि नहीं? गजब, फादर की एज निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो सन की एज है 15, तो इसमें 15 दूनी 30 जोड़ दीजिए। ओके भैया, यहां पे फादर -3s + 2s, फादर माइनस सन आ गया, 18 + 30, तो फादर सन की प्रेजेंट एज का डिफरेंस है 48 साल। इस लेवल के सवालों के लिए भी आप अपने मन को मजबूत करके जाइए प्यारे दोस्त। सवाल नंबर 14, दो संख्याओं का गुणनफल है 19,845, उनका HCF है 63। क्या पूछा है? LCM।
भाई साहब पहले तो ऐसे सवालों को करने की जरूरत पड़ती नहीं है। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 63 है तो एलसीएम भी 63 से कटने वाला नंबर होगा कि नहीं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का ही पापा होता है। तो 63 से ये कटेगा 5 बार, 63 पंजे 315, ये सब नहीं कट पाएंगे, तो आंसर क्या आ गया, खत्म। सॉल्व भी कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 19,845 किसके बराबर होगा, उनका एचसीएफ गुणा एचसीएफ 63 है गुणा एलसीएम। ठीक है, यहां से यूनिट डिजिट 5 ही आना चाहिए, तभी तो 3 पंजे 15 5 आ पाएगा, खत्म। सवाल नंबर 15 बताइए, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का, इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करें। जल्दी से करो भाई, देखो 4/sec, सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है, 4/sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 1/sec कॉस होता है ना। अब आप खुद बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 3/cosec स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 को कोसेक स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर हम लोग उसमें साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से 4 कॉमन, 4 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पूरी दुनिया जानती है 1, तो 4 एकम 4। देखो सरल सवाल है, पेपर में लगातार कठिन सवाल आए तो घबराना नहीं, आगे आसान भी मिलेंगे। ऐसे ही होगा आपके साथ ही। बताइए सवाल नंबर 16, दो पॉजिटिव नंबर के बीच 2880 का अंतर है। ठीक है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भागफल 6 और शेषफल 120 होता है। तो इन दो संख्याओं में बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ क्या है। सवाल देखते ही समझ गए, यहां दो दो सवालों को मर्ज कर दिया गया है कि नहीं बालको। आपको क्या करना है, देखो वैसे तो ये सवाल ऑप्शन से बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दो इक्वेशंस आपको दिए, आप यहां से सॉल्व करके एक संख्या निकाल लिए, बड़ी संख्या। आप पहले सॉल्व करके पहली दो लाइन से एक बड़ी संख्या निकालो, और फिर आपको क्या निकालना है, इस बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ। बच्चों यही करना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ठीक है ना, बच्चे जे इस सवाल को देख के इमोशन में आ जाएंगे और वो बड़ी संख्या कैलकुलेट करने लगेंगे। वो गलत बात नहीं है, पर लंबा तरीका है। देखो आंसर जो भी आएगा, एचसीएफ जो भी आएगा, वो 3916 का तो फैक्टर होगा। आंसर ऐसी संख्या होगी जो 3916 को पूरा पूरा डिवाइड करती हो। बताइए क्या 3916 45 से भाग हो पाएगा, नहीं। 3916 तो 45 से कटता ही नहीं। क्या 3916 44 से भाग होगा, 44 यानी कि 4 से भी कटे और 11 से भी, तो 3 और 1 4 और 15, 4 15 का डिफरेंस 11, नंबर 11 से भी कट रहा है और एंड में 16 आ रहा है 4 से भी, यानी कि ये नंबर 44 से भाग होगा। 42 यानी कि 6 सत्ते 42, क्या ये नंबर 3 से कट रहा है, 3 9 हट गया, 3 हट गया, 1 6 7, ये नंबर 3 से नहीं कट रहा। जब ये नंबर 3 से ही नहीं कट रहा तो ये ना ये 42 से कटेगा ना ही 48। पर इस संख्या का डिजिटल सम क्या है 9, 3 और 1 4 6 10, यानी कि एक डिजिटल सम है। जब इस संख्या का डिजिटल सम 1 है तो ना ये 9 से कटेगी ना 3 से। जब ना 9 से कट रही ना 3 से, तो 42 और 48 में दोनों में 3 आता है, किसी से नहीं कटेगी। यानी कि इनका एचसीएफ ना 45 आ सकता है, ना 42 ना 48, केवल क्या ऑप्शन पॉसिबल है 44। तो हमें बड़ी संख्या निकालने की आवश्यकता है ही नहीं। इतना गजब का तरीका सिखाया। सवाल नंबर 17 बताइए, आपकी डिमांड थी एनटीपीसी सीबीटी 2 के सवाल भी डालो। देखो सीबीटी 2 के सवाल आसान थे, सीबीटी 1 के टफ थे। ठीक है, यही फैक्ट है। आप अच्छा, आपके तो सीबीटी 2 होना ही नहीं है, ग्रुप डी में एक ही सिंगल पेपर होना है। तो एग्जामिनर कहा कि यार मैं एक बार में अच्छे सवाल पूछ लूं तो पूरी कसर निकाल सकता है। ठीक है, चलो। एक बस डिपो से हर 8 मिनट में बसें निकलती हैं और सीधी सड़क पर 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। सेम सड़क पर डिपो की ओर जाते हुए एक यात्री को 6 मिनट के नियमित अंतराल पर बसें मिलती हैं।
यात्री की चाल ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं? ये वैसे बहुत शानदार सवाल है। मान लो बस अड्डा है, ठीक है जी। यहां से क्या है कि हर 8 मिनट के बाद बस निकलती है सीधी सड़क, और वो बस कितने की स्पीड से चलती है? 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मान लीजिए आप एक यात्री हैं, ठीक है। यहां से एक बस निकली, ये खटक आपको मिली, बस मिल गई भैया आपको। दूसरी बस निकलेगी 8 मिनट के बाद। तो दूसरी बस आपसे कितने मिनट बाद मिलनी चाहिए? अगर पहली बस आपको मिल चुकी है बस अड्डे से, 8 मिनट बाद दूसरी बस निकलेगी, तो दूसरी बस आपसे 8 मिनट बाद मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो यात्री है इसी सड़क पर डिपो की ओर आ रहा है। ये जो है यात्री रुका नहीं है प्यारे बच्चों, ये बस स्टैंड की ओर चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है मेरे भाई। और ये 6 मिनट तक चलता रहा। कितनी देर तक चलता रहा यात्री? 6 मिनट तक चलता रहा, और 6 मिनट के बाद ही उसको दूसरी बस मिल गई। यानी समझ में आया ना? यानी कि यात्री कितनी देर तक चलता रहा? 6 मिनट तक चलता रहा, और 6 मिनट के बाद ही उसे दूसरी बस मिल गई। मिलनी कितनी देर में चाहिए थी बस? 8 मिनट में। लेकिन बस मिल कितनी देर में गई? कुल 6 मिनट में। क्यों? क्योंकि बस को केवल यहां से यहां तक मिलने की दूरी तय करनी पड़ी। समझ में आया? यात्री इतनी डिस्टेंस चल के खुद आ गया 6 मिनट में, और बस को केवल यहां से यहां तक पहुंचना पड़ा यात्री से मिलने के लिए। यानी कि बस को ये वाली डिस्टेंस नहीं चलनी पड़ी। समझ में आई बात? अगर बस ये डिस्टेंस भी चलती तो बस तो पूरी दूरी जाने में 8 मिनट लेती ना, है भैया? समझ में आया? तो भैया आदमी यहां से यहां तक चल के 6 मिनट आया, बस भी यहां से यहां तक 6 मिनट चली, आदमी से मिल गई। यानी कि बस यहां से यहां तक डिस्टेंस जाने में बस कितनी देर लेगी फिर? 2 मिनट। समझ में आया? तो अगर मैं इस केवल इस डिस्टेंस की बात करूं, इस सेम डिस्टेंस को जाने में पैसेंजर ने कितना समय लिया? 6 मिनट। और इसी डिस्टेंस को जाने में बस कितना समय लेती? 2 मिनट। भैया हम अगर डिस्टेंस सेम है, मैं इसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। तो सेम डिस्टेंस जाने में पैसेंजर और बस जो समय ले रहे हैं, समय का रेशियो कितना है? 2 3 6 3 1। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा? उल्टा, 1:3। ये आएगा ना? बस की स्पीड कितनी है? 24 किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। आंसर। आगे चलेंगे भाई। 18वां सवाल। प्रथम 147 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत फॉर्मूला पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकालना है तो इसका फॉर्मूला है भैया n+1 इंटू 2n+1/6। ये कॉन्सेप्ट है, सीधा याद रखिएगा, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला n+1 इंटू 2n+1/6। इस फॉर्मूले में बस n की जगह क्या रखना है आपको? 147 रख दीजिए। 147 + 1 148 इंटू 147 दूनी 294 और 1 295/6। ये आ गया बच्चों? को डाउट बताइए किससे कटेगा? ये 2 से कट पाएगा, ये 74 और ये 2 तिया 6, ठीक है ना। आंसर भी यहां पे डेसिमल में है। तो मेरे भाई देखो, या तो 74 की 295 में गुणा करो, फिर 3 से भाग करो, जो लंबा काम है। तो हम लोग क्या करेंगे शॉर्ट में? भाई ये 295 तो 3 से आसानी से भाग हो जाएगा ना, इसी तरीके से। आप बोलोगे सर कैसे? तो ये है 74 गुणा, ठीक है। बताओ 295 का मतलब क्या होता है? 300 - 5। 295 मतलब 300 - 5। 300 को 3 से भाग देंगे, 100 - 5/3 नहीं हो गया ये? है भाई 100 तिया 300 - 5 295/3। तो अंदर गुणा कर देंगे 74 की 100 में, 7400 माइनस 74 की 5 में 350 और 20, 370 हो गया। 370/3। अब इसको अगर 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 360 होता है, 120 बार जाता, तो जाएगा 123.33। तो 7400 में से 123.33 घटाएंगे तो ये तो आएगा नहीं। 7400 में से आप 124 घटा लो तो कितना आएगा? 7276.67। क्या आएगा आंसर? सी ऑप्शन।
तो अप्रोक्स आएगा 7276.67 के करीब। ठीक है बच्चों, चले आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है 134 की पावर 0.78 x, 134 की पावर 0.52 y, x की पावर z बराबर y की पावर 8 है। तो आपसे पूछा है z का मान ज्ञात कीजिए। जब रेलवे ने सबसे पहला पेपर कराया था ना आरपीएफ वाला, तब से लेके आ रहा है आज तक ये सवाल। देखिए सवाल में x की वैल्यू दी है ना, और किसकी वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। x की पावर z बराबर y की पावर 8, तो x की जगह यहां रख दीजिए भैया, क्या x की जगह रख देंगे 134 की पावर 0.78, उसकी भी होल पावर z करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी 134 की पावर 0.78 z। y की जगह क्या रख दोगे 134 की पावर 0.52, और उसकी भी होल पावर 8 करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी 134 की पावर 0.52 इंटू 8। यही है ना, तो मैंने केवल x और y की वैल्यू रख दी, बराबर है। अगर बच्चों ये दोनों बराबर हैं तो भैया दोनों का बेस सेम है 134 है कि नहीं, इसका मतलब पावर भी तो सेम होनी चाहिए फिर, बोलो। यानी कि 0.78 z किसके बराबर हो जाएगा 0.52 गुणा 8। ठीक है भाई, ये डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, 26 तिया 78 और 26 दूनी 52, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 8 16/3, यानी कि 5.33। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड इट्स शैडो आर इन द रेशियो ऑफ 2:√12। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सूरज का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस के पेपर में बहुत इजी सवाल ही आ रहे हैं रेलवे में, अभी तक मैंने एक भी मुश्किल सवाल नहीं देखा। तो एक रॉड है और उसकी शेडो, उसकी लंबाई का रेशियो है 2:√12। अच्छा √12 क्या होता है, 4 तिया 12, 4 का अंडर क्या आ गया 2:2√3, √12 का अंडर 2√3, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया भैया ये 1:√3। ठीक है भाई, अब मान लीजिए कि जैसे ये आपका एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, और ये हो गई एक रॉड, यहां पीछे से सूरज देवता निकले, ठीक है, इनकी किरण ऐसे जमीन पर जाकर टकराएगी यहां पे, तो यहां पर मेरे भाई जो रॉड की लंबाई है और उसकी शेडो की लंबाई, उसका रेशियो कितना 1:√3, यानी कि रॉड की लंबाई 1 है, तो जो शेडो बन रही इसकी लेंथ कितनी है √3, तो सूरज का एलिवेशन एंगल ये वाला होगा। ये एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का, वो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने √3, यानी कि सन का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री आ गया। चौथा ऑप्शन बताओ, इससे आसान कुछ है क्या। आइए सवाल नंबर 21, उस कस्बे की 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में कितना अंतर होगा जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है और इसमें प्रतिवर्ष 25% की दर से वृद्धि हो रही है। मैं कहूं ये परसेंटेज चैप्टर के रेलवे में मोस्ट वायरल क्वेश्चन में से एक है। मुझे पता है सब कुछ कि मैंने तो ये सब चीज 100 बार करवा के छोड़ दी, मैंने तो हर पेपर खुद से सॉल्व करवाया है। तो एक टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है मेरे भाई 1,40,000। सवाल में पूछा है कि इस टाउन की 3 साल पहले और 3 साल पहले जो जनसंख्या है, 2 साल पहले जो जनसंख्या है, उसका क्या बताना है डिफरेंस। जबकि टाउन की पॉपुलेशन हर साल कितनी बढ़ती है 25%। 25% का मतलब 1/4, 1/4 बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर टाउन की पॉपुलेशन 4 है तो 1 साल में कितनी हो जाएगी 5, 1 साल में पॉपुलेशन 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 3 साल में टाउन की पॉपुलेशन में क्या चेंज आएगा 4³ 5³, यही होगा भाई। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 3 साल पहले है, तो हर 1 साल में टाउन की पॉपुलेशन 4 से 5 होगी, 3 साल में क्या होगी 4³ 5³, यानी कि 4 का क्यूब 64। अगर प्रेजेंट से 3 साल पहले 64 थी तो टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है 125। ये बात समझ में आ गई। अगर 3 साल पहले इस कस्बे की जनसंख्या 64 थी तो अब 125 है। हर साल कितनी बढ़ रही है 25%, है ना। तो 3 साल पहले 2 साल पहले, तो इनके बीच में तो 1 साल का ही गैप है। बोलो हर साल 25% बढ़ते, तो 64 का 25% क्या होता है 16।
तो ये 16 बढ़ के 2 साल बाद कितनी 80 हो जाएगी। ये प्रेजेंट से 2 साल पहले क्या रही होगी, 80। पूछा 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में अंतर, यही अंतर है, 16 यूनिट की वैल्यू पूछी है ना। ये प्रेजेंट से 3 साल पहले 2 साल पहले की पॉपुलेशन का डिफरेंस है 16। तो जो भी आंसर आएगा वैसे तो 16 का मल्टीपल आएगा, 16 यानी कि 4 से कटने वाला ना ये नंबर है ना ये नंबर है ना ये नंबर है, ये नंबर है। आंसर यही हो सकता है, खत्म। बताइए, सॉल्व भी कर सकते भी। टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है, 1,40,000। देखो 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 से 1000 8 बार कटेगा, 140 अट्ठे कितना आ गया, 14 अट्ठे 112, 1120 हो गया ना। 1120 गुना है, आपसे क्या पूछा है, 16 यूनिट की वैल्यू। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 गुणा 1120। बोलो बात सही है, जो कि आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा ही आएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 22। 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभाज्य है। इस संख्या में 143 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी। आरआरबी जेई के पेपर में सवाल आया है, ठीक है। आप ग्रुप डी वाले हो तो आपको भी ये सवाल बनाना, इससे ईर्ष्या मत करना कि हम क्यों कर रहे हैं जेई के सवाल, ठीक है भाई। ये सेम एग्जाम बना रहा है, सेम कंपनी टीसीएस पेपर ले रही है, ठीक है जी। अगर कोई 6 अंकों की संख्या 91 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 91 का मल्टीपल होगी, यानी कि 91 गुणा समथिंग, यही होगा। अब इस संख्या में अगर 143 जोड़ा जाए तो ये नई संख्या बन जाएगी, रिजल्टिंग नंबर ये होगा। ये संख्या किससे कटेगी हमेशा, बताओ। तो 91 क्या होता है, 13 सत्ते 91। 143 क्या होता है, 13 गुणा 11। 191 सॉरी 191 भी 13 से कटता है, 143 भी 13 से कटता है। मैंने इन क्या कह रहा है, इन दोनों को जोड़ा है, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो 13 से कटने वाला होगा, क्या आ जाएगा, बताओ। इसमें कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। आइए सवाल नंबर 23, ये एमटीएस का सवाल है, बताओ। द वेट ऑफ ए सर्कुलर डिस्क वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड इट्स थिकनेस। भाई एक वृत्ताकार डिस्क है, उसका वजन उसकी त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। यानी कि सर्कुलर डिस्क का जो वेट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर के, और मोटाई यानी कि थिकनेस को मान लेते हैं टी, थिकनेस के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। डिस्क का वजन त्रिज्या के वर्ग के और उसकी मोटाई के गुणनफल के अनुसार बदलता है। आगे क्या बोला, टू आइडेंटिकल और सिमिलर डिस्क हैव देयर थिकनेस इन द रेशियो 16:9। भाई दो डिस्क हैं एक जैसी, उनकी थिकनेस का रेशियो, मोटाई का रेशियो क्या है, 16:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडिया, उनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, इफ द वेट ऑफ फर्स्ट इज 4 टाइम दैट ऑफ सेकेंड। अगर यहां पर पहली डिस्क का वेट दूसरी डिस्क का 4 गुना है। तो बच्चों इस सवाल में दो सर्कुलर डिस्क के वेट का रेशियो दिया है, थिकनेस का रेशियो दिया है, पूछा क्या है, रेडियस का रेशियो। कैसे आएगा, जब आप वेट के रेशियो को थिकनेस के रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा कि नहीं। सिंपल सी बात है। यहां पे दो सर्कुलर डिस्क हैं, बोला है पहली का वजन दूसरी का 4 गुना है, डब्ल्यू मतलब वेट है, पहली का वजन दूसरी से 4 गुना है, दूसरी का 1 किलो है तो पहली का वजन 4 किलो है, यही बात है। हम बात करते हैं इनकी थिकनेस की यानी कि मोटाई की, इनकी दोनों डिस्क की पहली दूसरी डिस्क की मोटाई का रेशियो कितना है, 16:9। तो आप अगर इन दोनों रेशियो को डिवाइड करोगे, वेट को थिकनेस के रेशियो से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस के स्क्वायर का रेशियो। बोलो तो 9 चौक 36, 16 कम 16, 36 रेशियो 16, ये किससे कट जाएगा, 4 से, 4 नाम 36, 4 चौक 16, 9 रेशियो 4। बोलो 36 रेशियो 16, 4 से काट लेते हैं। ये रेडियस के स्क्वायर का रेशियो है, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो दोनों सर्कुलर डिस्क की रेडियस का रेशियो कितना आएगा, 3:2। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ना। तो ऐसे जो अलग सी लैंग्वेज के सवाल आए पेपर में उनसे भी आपको घबराना नहीं है, ये आसान ही होते हैं, बस आप एक बार अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लो। सवाल नंबर 24 देखिए, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी की 2 का क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का मीन है 15, इनमें से प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य कितना होगा। इससे लल्लू कोई सवाल है,
तीन संख्याओं का एवरेज 15 है, अगर हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज भी 2 बढ़ जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर। बहुत से बच्चों को लगे सर आप छांट के आसान करा रहे हो, नहीं भाई, अगर आप हमारे इस चैनल पे जाओगे ना सिलेक्शन वे पे, रेलवे के जितने भी पेपर हैं मैंने सारे के सारे सॉल्व कराए, आप इधर आ जाइए दोस्तों, ठीक है। अभी रेलवे का एनटीपीसी का पेपर हुआ है, ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 के बेस्ट 30 सवाल कराए, कर लो जाके आप। यहां एक ऐसी प्लेलिस्ट बनी है, अब तक रेलवे ने जितने भी पेपर कराए मैंने सारे के सारे सॉल्व कराए, रेलवे 2024 से लेके 25 तक लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एनटीपीसी के बेस्ट 100 सवाल, एएलपी का मैंने सॉल्व करा, आरपीएफ कांस्टेबल है ना, आरपीएफ एसआई, जेई टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, सीबीटी 2। अगर आप इन सब सवालों को जो है लगा के जाओगे पेपर में तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, एक बैच कंप्लीट करने के बराबर ही फायदा होगा आपको इस प्लेलिस्ट की ये 10 वीडियो देखने का, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल करेंगे मेरे प्यारे भी, सवाल नंबर है आपके सामने 25, बताइए। बहुत शानदार जानदार लवाबदार क्वेश्चन है। ऋषि के पास 1612 रुपए हैं, ठीक है बच्चे, उन्होंने इसे अपने बेटे शान और पीयूष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। देखो ऋषि के पास 1612 रुपए, दो लड़के हैं शान और पीयूष, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों को दे दिया 1612 में से, बोला इस पैसे को खर्च मत कर देना, हड्डी तोड़ दूंगा, वरना इसको जाके बैंक में जमा करना जहां आपको 8% वार्षिक ब्याज दर पर एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। यह देखा गया शान और पीयूष को 19 साल के बाद और 20 साल के बाद समान राशि मिली, यानी कि सेम अमाउंट मिला, तो पूछा ऋषि ने शान को कितनी राशि दी थी, समझ गए ना। देखो प्यारे बच्चों, इस सवाल की जो मेन हाईलाइट है वो क्या है, दोनों को सेम अमाउंट मिला है 19 साल और 20 साल के बाद, ठीक है। मैं आपको इसका बेसिक ही बता देता हूं कि मान लीजिए शान को एस रुपए दिए गए हैं, पीयूष को पी रुपए दिए गए हैं, ब्याज की दर कितनी है 8% पर एनम। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2/4%, 1/25। मान लो 1612 रुपए में से शान को एस रुपए दिए गए, ब्याज की दर 8% है, 2/25, यानी कि एक साल में 25 पे 2 ब्याज मिल जाएगा, एक साल में 25 कितना बन जाएंगे 27, एक साल बाद आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा। 19 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, इसकी पावर 19, ये 19 साल बाद अमाउंट होगा। पीयूष को पी रुपए दिए गए भाई, अगर ब्याज की दर 2/25 है तो एक साल बाद पैसा क्या होगा 27/25, 20 साल बाद पीयूष का अमाउंट क्या हो जाएगा पावर 20, और दोनों को शान को और पीयूष को सेम अमाउंट मिला 19 साल और 20 साल के बाद मैंने इक्वल कर दिया, तो यहां से शान और पीयूष की धनराशि का रेशियो कितना आएगा भाई, उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहां 27/25 बेस सेम है, यहां पावर 20 है, यहां जब उधर जाएगा राइट साइड में तो क्या आएगा बेटा घट जाएगा, तो 27/25 की होल पावर डिवाइड में पावर घट जाते, 20 - 19 क्या आ जाएगा 1, यानी कि पैसे इस रेशियो में बांटा गया है। तो अगर शान को 27 यूनिट मिला है तो पीयूष को कितना मिला है अभी, तो दोनों को कितना बांटा गया है 52, 27 और 25 52। सवाल के अनुसार ऋषि उनके पापा ने कितने पैसे दिए उन्हें 1612, तो 52 की वैल्यू 1612 है, बताओ कितने गुना 52 या 156, 5 बज गया 52 एक 52, 31 गुना हो गया, 31 गुना है। तो पूछा शान को कितनी राशि दी है, तो शान को राशि दी है 27 की वैल्यू भी 31 गुना आ जाएगी, 27 गुना 30 810 और 27 यानी कि 837 रुपए ऋषि ने अपने बेटे शान को दिए। क्या है ऑप्शन नंबर, यहां पे गड़बड़ है, शान को तो ये देंगे ना शान बटे पीयूष, इस सवाल का आंसर 837 आएगा, ठीक है ना, गड़बड़ है एक ऑप्शन में, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ प्यारे दोस्तों ये सवाल और ये टेस्ट पूरी तरीके से समाप्त होता है, ठीक है। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए मैं हर सवाल को मॉडरेट लेवल का लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दिन कम है, कम सवालों में, ठीक है, कम क्लासेस में आपको ज़्यादा वैरायटी दिखाना चाहता हूँ, और कोई भी मैं सवाल रिपीट नहीं करूँगा,
ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, वो कि ऐसा कंटेंट कहीं उपलब्ध नहीं है, पैसा दे के भी नहीं है बच्चों। ठीक है, आपने आज के टेस्ट में कितना स्कोर किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मेरे प्यारे भाई। इसी तरीके से कल हम एक और एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए, शानदार। धन्यवाद, बाय।